चलिए दोस्तों, दोरला जनजाति को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, बस ध्यान से समझना है आपको। जो दोरला जनजाति है इसे और क्या कहा जाता है। देखिए, दोरला जनजाति को दो नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कोया जनजाति, और एक इसी को कहा जाता है कोयतूर। ठीक है, तो तुमसे अगर पूछ दे कि क्या दोरला को कोया कहा जाता है तो बिल्कुल कहा जाता है, क्या कोयतूर कहा जाता है तो बिल्कुल कहा जाता है। अब ध्यान से समझना कि इन दोनों के पीछे टर्म क्या है, पीछे की कहानी बता रहा हूँ। क्या हुआ था, रियासत जब होता था ना, देसी रियासत होता था उस समय पे, तो रियासत के कालखंडों में जब रियासत का टाइम चलता था, अभी राज्य चलता है, जिला चलता है, पहले क्या था, रियासत होता था। उस समय पे कोया जाति समुदाय के जो मुखिया होते थे ना, उसको दोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसी को दोरा कहा जाता था। और धीरे धीरे से वो जो नाम था, इसीलिए धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण हम लोग जो मुखिया को दोरा कहते थे, फिर वो जाति, कोया जाति के समुदाय के हेड को, प्रमुख को अपन दोरा कहते थे। तो बाद में वो क्या हो गया, दोरा कोया हो गया। क्या हो गया, दोरा के मुखिया को दोरा, मतलब कोया जाति के मुखिया को क्या कहा जा रहा है, दोरा कहा जा रहा है। तो बाद में धीरे धीरे दोरा कोया, तो दोरा और कोया, ठीक है, तो ये इसी को कोया कहा जाता है। अगला देखो, फिर धीरे धीरे वही दोरा कोया को दोरला कहा गया। क्या कहा गया, दोरला। तो दोरा से क्या बना, दोरा कोया, और फिर दोरला, उसी को कहा गया। कब की बात है, तो रियासत कालखंड की बात है। अब एक कहानी बता रहा हूँ, लाला जगदलपुरी क्या कहते हैं। दोरली में दोरा शब्द का अर्थ होता है जाति का मुखिया, जिसे आप श्रेष्ठ व्यक्ति मान सकते हो। ये कौन कह रहा है, लाला जगदलपुरी। तो दोरली में दोरा शब्द का अर्थ क्या होता है, मुखिया होता है या श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और यही शब्द आगे चल के दोरा के स्थान पर दोरला हो गया। तो ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है लाला जगदलपुरी, एक बड़े लेखक हैं, है ना, लाला जगदलपुरी। आप देखेंगे बस्तर क्षेत्र का पूरा मतलब इनके नाम से चलता है, अच्छा खासा रचना लिखे हैं। जब अपन साहित्य और साहित्यकार इत्यादि देखेंगे तब मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ देखो, दोरा शब्द का अर्थ क्या होता है, जाति का मुखिया। ठीक है, तो दोरा से धीरे से ये दोरला हो गया, ऐसा ये कह रहे हैं। दोरा के जगह पे क्या कहा गया, तो दोरला कहा गया। और जबकि पुराने समय पे रियासत कालखंडों में ये कोया जाति वाला टर्म, कोया जाति के मुखिया को दोरा कहा गया, जो कि बाद में दोरला हो गया। और ये कोयतूर मतलब पर्वत में रहते थे, ऐसा मतलब अलग अलग धारणा है। तो ये दोनों धारणा को मैंने बता दिया। एक रियासत के कालखंड की धारणा थी, और एक धारणा लाला जगदलपुरी ने, जिसने बताया दोरली में दोरा शब्द के अर्थ को जाति का मुखिया या श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया, और दोरा के स्थान पर धीरे से इसका नाम दोरला हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बस्तर में निवास करते हैं, साथ साथ में ये बीजापुर में निवास करते हैं। ठीक है, सुकमा में निवास करते हैं। मुख्यतः दोरला की बारे बात आ रही है तो बस्तर, बीजापुर और सुकमा में। याद रखेंगे, ऐसा ये भी माना जाता है इन लोग गोदावरी नदी के आसपास में भी निवास करते थे पहले, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गोदावरी नदी के आसपास में इन लोग निवास करते थे, ये चीज़। साथ ही साथ में एक शब्द और जान लेना, जब ये बीजापुर क्षेत्र में एक शब्द आता है, बीजापुर क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है, तो बीजापुर क्षेत्र में दोरला जनजाति को कोयर कहते हैं। अब कोयर किससे बना, तो कोया से बना। तो आपसे अगर पूछ दे तो बीजापुर क्षेत्र में दोरला को क्या कहते हैं, बीजापुर में दोरला को क्या कहते हैं, अगर ऐसा पूछ दे तब बता देना कोयर। और ये कोयर शब्द किससे आया, तो इसी कोया से बना है। अगर ऐसा पूछे तब की बात बता रहा हूँ। बीजापुर क्षेत्र में दोरला जनजाति को क्या कहा जाता है, कोयर। और कोयर शब्द किससे आया, तो ये कोया से आया। जो रियासत काल का मैं फंडा बताया ना कि कोया जाति के मुखिया को दोरा कहा जाता था, तो आज भी दोरला को बीजापुर क्षेत्र में दोरला जातियों को कोयर कहते हैं, जो कि कोया से बना हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये कौन सी बोली बोलते हैं, तो सुकमा क्षेत्र में ये जो बोली बोलते हैं, याद रखेंगे आप, दोरली की बोली बोलते हैं। दोरली बोली सुकमा क्षेत्र में ज़्यादा ये बोली चलता है, दोरली बोली। इधर भी है बस्तर में,
बीजापुर में, लेकिन सबसे ज़्यादा दोरली बोला जाता है सुकमा में। ठीक है, तो उधर कम ये बोली प्रचलित है, लेकिन सुकमा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोरली बोली, सुकमा क्षेत्र में। शादी के समय पे इन लोग एक नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पैडुल नृत्य। पैडुल नृत्य कब होता है? ये होता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो पैडुल नृत्य कब होता है अगर पूछ दे तो बता देना आप, विवाह के अवसर पर होता है। अब इनकी कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें एकदम हम लोग घुसेंगे नहीं। बहुत सारी शाखाएं हैं, 4 भागों में ये बटे हुए हैं। एक है गुमिनोर, दूसरा है पारमिलोर, तीसरा है तोगुतोर और चौथा है मन्नोतोर। ठीक, तो ये 4 अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। गुमिनोर, पार्लिलोर, तीसरा है तोगुतोर और चौथा है मन्नोतोर। लेकिन आप नहीं भी याद करोगे तो भी चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये गोंड की ही उपजाति है, भले 4 खंडों में बटे हुए हैं। गुणी, पार्ली, गोतो, मन्नो, ये 4 भाग में भले बटे हैं, लेकिन ये गोंड के अंतर्गत आते हैं। गोंड ही स्वयं को कोयतुर मानते हैं, मतलब पर्वत का निवासी। इसमें विनिमय विवाह, परीक्षा विवाह, मंगनी विवाह सब चलता है। और जो मंगनी विवाह है उसको तरपील कहते हैं इन लोग। अच्छा, एक चीज़ और, जब सगाई होता है इस जनजाति समाज में तो सगाई को क्या कहते हैं? इनके समाज में जब सगाई होगा तो उसको कलतो सनाद कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सगाई को क्या कहते हैं, तो सगाई को बता देना कलतो सनाद कहते हैं। किनके समाज में? तो दोरला लोगों के समाज में जब बात आती है सगाई की तो उसको कलतो सनाद कहते हैं। कलतो सनाद। एक बात और, जब बात आती है रसोई की, रसोई मतलब किचन, तो रसोई को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को आपको जानना है, क्योंकि रसोई को पूछा जाता है। रसोई को इन लोग ओजल कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई को ओजल कहते हैं। किन लोग? दोरला लोग। तो आए तभी इसको आपके दिमाग में रखना है। लेकिन इन लोग कुछ ना सामूहिक शिकार भी करते हैं। सामूहिक शिकार इन लोग कैसे करते हैं? तो गर्मी के समय पे करते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो गर्मी में इन लोग क्या करते हैं? एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को कहते हैं विज़्ज़ा पंडुम। क्या कहते हैं? गर्मी के समय पे, गर्मी में विज़्ज़ा पंडुम ये पर्व मनाते हैं। और इसी पर्व में क्या करते हैं? इन लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं पूरा और शिकार का अभिनय करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, शिकार का दिखाते हैं कि भाई हम क्या है, सामूहिक शिकार कर रहे हैं। और याद रखेंगे आप, ये वही समाज है, इसका क्वेश्चन पूछ दिया था कि इन लोग जब शिकार करते हैं तो सामूहिक शिकार मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इसमें होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लोग मिल करके शिकार करते हैं। तो उस शिकार को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उसी शिकार को वेंटा कहते हैं। जब इन लोग क्या करेंगे, सामूहिक रूप से गर्मी के समय पे पर्व मनाते हुए शिकार करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तब ये शिकार कहलाता है वेंटा। वेंटा शिकार। इन लोग अपने भाषा में दोरली में सामूहिक शिकार को वेंटा कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है। और याद रखना, इसका जो पुजारी होता है, जो एक प्रकार का पूजा पाठ करता है इनके समाज का, उस पुजारी को क्या कहते हैं? तो उस पुजारी को कहते हैं, देखिए, लेकिन वो जो पुजारी होगा ना, वो कैसा होगा? धार्मिक पूजा पाठ करेगा अपने देवी देवताओं का। ठीक है, फूक झाड़ नहीं करेगा वो, उसे पेरूम कहेंगे। पेरूम तो ये कौन होता है? तो ये धार्मिक पुजारी होता है, ना कि टोन्हा या ना कि बैगा। ये अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, अपने पूर्वजों का पूजा करता है। धार्मिक पुजारी को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता देना कि पेरूम कहते हैं। और ये स्वयं को, ये अपने आप को ये घोषणा कर देते हैं कि हम वारंगल से आए हैं, ये वारंगल से आए हैं ऐसा कहते हैं। जबकि वारंगल से तो भत्रा आए हैं, हम तो जान रहे हैं वारंगल से बस्तर आए हैं। भत्रा मतलब भृत्य अन्नम देव के साथ में आए थे। लेकिन ये भी मानते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वयं को मानती है कि हम वारंगल से आए हैं, ऐसा कहती है। तो यही जनजाति है जो स्वयं को मानती है कि वारंगल से अपना आगमन बताती है। दोरला क्या बताती है? वारंगल से आगमन बताती है। ठीक है, कौन? तो दोरला लोग।
दोरला जनजाति का मानना है, स्वयं को कहती कि हम वारंगल से आए हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि भद्रा जनजाति वारंगल से आई है। ठीक है, भृत्य के रूप में, सेवा के रूप में अपने अन्नदम के साथ आई है। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये स्वयं को क्या कहता है कि हम आए हैं। और याद रखना, इनके एक मतलब मृत्यु गीत इनका चलता है, उसमें भी किसका उल्लेख मिलता है, तो कलिंग के नरेश का, कलिंग के राजा का, उड़ीसा के राजा का आपको चर्चा मिलता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि इनके किस जनजाति के मृत्यु गीत में या शोक गीत में, शोक गीत भी वही है, मृत्यु गीत भी वही है। जब किसी की मौत होती है तो शोक मनाते हैं और वहाँ पे इन लोग शोक गीत गाते हैं। कलेजी राजू अर्थात कलिंग का राजा, तो कलेजी राजू अर्थात कलिंग का राजा का शब्द आता है तो इन्हीं के मृत्यु गीत में। अगर आपसे पूछ दे कि किनके मृत्यु गीत में, मृत्यु गीत, तो किनके मृत्यु गीत में कलेजी राजा या का चर्चा मिलता है, तो यही है कलिंग का राजा, कलिंग राजा है ना, इसका क्या है चर्चा देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, शोक गीत हो गया या मृत्यु गीत हो गया। ठीक है, अब एक बार याद रखना, इसी समाज की महिला क्या करती है, जब बारिश नहीं होता तो मेढकों का विवाह कराती हैं। कौन कराती, स्त्रियां कराती हैं। और वो जब ये दोनों विवाह कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कप्पल पेंडुम कहते हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कप्पल पेंडुम क्या है, तो आप बताना कप्पल पेंडुम का मतलब ये होता है जब बारिश ना हो तो बारिश कराने के लिए, वर्षा कराने के लिए ये महिलाएं एक पर्व मनाती है कप्पल पेंडुम का, बारिश कराने हेतु। इसमें क्या होता है, मेढकों का विवाह कराते हैं। कौन कराएंगी, तो दोरला स्त्रियां कराएंगी। याद रखेंगे ना, पुरुष नहीं कराती हैं। स्त्रियों को ये अधिकार है कि वो कप्पल पेंडुम मना सके। याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये बहुत सारे पर्व मनाते हैं, जैसे जीरा पंडुम मनाते हैं, कोल पंडुम मनाते हैं, चिकुर पंडुम मनाते हैं। लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको रिवीजन करना है। सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट जो तथ्य था मैंने इसको बता दिया। अब देखना है कि आप कितना रिवीजन करते हो। अब देखेंगे हम किसके बारे में, तो परजा जनजाति के बारे में, परजा ट्राइब के बारे में या परजा जनजाति के बारे में आपको जो समझ आए, है ना। परजा, इस जनजाति के बारे में ये बात आप याद रखें कि ये कहाँ पाया जाता है। इसका सघन एरिया है बस्तर, दूसरे में ये कोंडागांव में भी देखने को मिलता है, और तीसरे में ये सुकमा में भी देखने को मिलता है। मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा ये बस्तर में देखने को मिलता है। देखिए, परजा शब्द किससे बना है, परजा जनजाति, तो संस्कृत के प्रजा शब्द से बना हुआ है। अगर आपको पूछ दे तो बता देना संस्कृत भाषा के प्रजा शब्द से परजा बना हुआ है। इनका जो युवा गृह होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, परजा लोगों का ये धांगा बक्सर कहलाता है। क्या कहलाता है, धांगा बक्सर, धांगा बक्सर, ये क्या है, युवा गृह। ठीक है, धांगा बक्सर। और याद रखेंगे आप, इनकी जो बोली होती है, एक्चुअल में परजा लोग को परजी बोली बोलते हैं, लेकिन देखो इसको बोली को समझो। बोली में आपसे पूछ दे परजा लोग क्या बोलते हैं, तो पहला तो आप पारिज याद रख लेना, और इसी को ही परजी कहते हैं। ठीक है, तो परजा लोगों की बोली अगर बोल दे तो पारिज है, लेकिन परजी बोली भी ये बोलते हैं, पारिज को ही परजी कहा जाता है। इनका जो मुखिया होता है वो मडुली कहलाता है, और उसके घर के सामने क्या होता है, एक पत्थर का भगवान, मतलब जैसे एक प्रकार का ठाकुर देव होता है, समझ लो, उदाहरण के लिए गांव की रक्षा करने के लिए, वैसे ही घर के सामने क्या होता है, पत्थर का एक देवता का निशान बनाते हैं, और उसी को मुंडा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, मुंडा में पंचायत होता है, चौपाल लगता है। तो याद रखेंगे, गाँव के मुखिया को मडुली कहा जाता है, ग्राम मुखिया, ये क्या कहलाता है, इसे मडुली कहते हैं, मडुली।
और इसके घर के सामने क्या होता है, एक पत्थर को लगा दिया जाता है जिसे मुंडा कहा जाता है, जहाँ पे चौपाल उपाल लगता है। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि किसके घर के सामने पत्थर का देवता का निशान लगाते हैं, तो मडुली के घर के सामने, जो गांव का मुखिया मडुली होता है, गांव का मुखिया मडुली, उसी के घर के सामने क्या होता है, तो पत्थर के देवता इसका क्या लगा देते हैं, एक प्रकार का निशान लगा देते हैं। ठीक है, कि आप गांव के मुखिया हो और आपको गांव का पूरा बगई सगई सब चीज़ को आपको हैंडल करना है, आपको जानकारी रखना है और आपको ही संभाल के चलना है। आप ही मडुली हो हमारे और आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो इस गांव के, तो पूरा देवी देवता सबको मनाना धनाना सब आपकी जिम्मेदारी है। और यहीं पे ही क्या है, चौपाल लगाया जाता है। कहाँ पे, तो घर के सामने जो कहना चाहिए कि जो निशान लगा रहता है ना पत्थर के देवता का, वहीं पर ही पंचायत लगता है। पंचायत बोलो या वहाँ पे चौपाल बोलो, ऐसा इनका पुराना मान्यता है ना। अब हम लोग मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमको चीज़ समझ नहीं आता क्योंकि हमने देखा नहीं है, लेकिन आज भी आप बस्तर क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के संस्कृति को देखेंगे तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि चौपाल कहाँ पे लगता है, ऐसा तो यहीं पे चौपाल लगता है मुंडा के सामने। मुंडा को बेरना मुंडा भी कहते हैं, बियरना मुंडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब देखना, इसी प्रजा लोगों के जनजाति में जो धार्मिक काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, दो प्रकार का है प्रजा जनजाति में। एक जो समाज होता है, ठीक है, एक जने क्या है, धार्मिक कार्य करता है। जो धार्मिक कार्य करता है उसे जानी कहते हैं, जानी। ठीक है, जानी गौर, जानी या जानी गो, कई जगह जानी गो लिखा है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है जानी को। तो जानी क्या करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का क्या है, स्मरण करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। लेकिन शुद्धिकरण जब करने की बात आती है, किसी के घर में मौत हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसको क्या है, शुद्धिकरण करने के लिए लोग ब्राह्मण नहीं बुलाते। शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है, तो भटनायक कहलाता है। क्या कहलाता है, भटनायक। ठीक है, तो भटनायक धार्मिक काम करने वाला जानी कहलाएगा, जानी, जबकि शुद्धिकरण करने वाला भटनायक कहलाता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और याद रखना, धुरवा प्रजा शब्द जब भी आप सुनोगे तो बस्तर में, इसी को बस्तर में प्रजा जनजाति को ही धुरवा कहते हैं। कहाँ पे, बस्तर में। ठीक है, कोंडागांव सुकमा में नहीं, बस्तर क्षेत्र में मुख्यतः धुरवा बोलते हैं। कहाँ पे, तो बस्तर में, है ना, इसीलिए इसको धुरवा प्रजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धुरवा प्रजा, दोनों नाम से। इन लोग चैत पर्व मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे तब बताना कि प्रजा लोग चैत पर्व मनाते हैं, चैत्र पर्व या चैत पर्व, इनके भाषा में चैत पर्व कहलाता है वो। और धुरवा प्रजा इन्हीं लोग बोलते हैं, बस्तर में जो प्रजा जनजाति है उसको धुरवा बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, एकदम इजी है, जितना बता रहा हूँ बस उसको उतना को आपको रिवीजन करना है, उसी से ही क्वेश्चन बनेगा, उसी से ही सब चीज़ फंसेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, गदबा जनजाति के बारे में। ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 2-4 शब्द तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, गदबा, ये देखो कई स्थान पे इसको आपको गदबा भी देखने को मिलेगा, कई स्थान पे इसी को गड़ाबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो गदबा गड़ाबा एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखिए, इस जनजाति के बारे में पहला बात तो अभी याद जान लो कि ये मूलतः उड़ीसा से आई है। कहाँ से आई है, तो मूलतः मेनली कहाँ की रहने वाली है, तो ये है ओडिशा की। पहली बात, अभी कहाँ निवास करती है, तो वर्तमान में ये निवास करती है, उड़ीसा से आई है और ये बस्तर में निवास करती है। क्लियर। अब देखिए, इनके ये पूछा जाता है, देखिए समझना इस बात को, टर्म को, हर जगह ये सब चीज़ बातें आते रहती है। पब्लिक कहते हैं, जनश्रुति मतलब लोगों से यह सुनने को मिलता है कि काकतीय जो शासक थे महिपाल देव ने क्या किया था, जब वो कहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे, तो वहाँ पे इस समाज को देखा, किसको, गदबा समाज को। तो उनको ये पता चला कि ये क्या करते हैं, पालकी ढोने का काम करते हैं।
होता है ना, चलो रे ढोली उठाओ हमार, गाना सुना है ना कि पिया मिलन की रुत आई। वैसे ही ये क्या है, डोली उठाते हैं, पालकी को ढोते हैं। ये चीज़ें महिपाल देव को, जो काकतीय शासक थे, उनको पता चला वहाँ जाने के बाद में, उड़ीसा जाने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई हमको भी ज़रूरत पड़ता है, हम भी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने वैदेशिक कार्य के लिए जाते हैं, तो भाई हमको भी तो कोई उठा के ले जाने वाला चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, काकतीय शासक महिपाल देव ने पालकी ढोने के लिए इसे ले आया। और याद रखेंगे एक बात तो ये भी, इसको गदबा क्यों कहा गया। पहला का ये गोदावरी नदी के तट पर रहते थे, गोदावरी नदी के किनारे में, इसलिए गोदावरी से ये गदबा कहलाए। ठीक। दूसरा, महिपाल देव ने इसको पालकी ढोने के लिए लाया था, तब ये हमको पता चला कि ये पालकी उठाने का काम करते हैं। तो ये दो चीज़ हमको, ये जनश्रुति के हिसाब से हमने सुना था। ठीक है, तो इतना अगर आ जाए तब आप दिमाग में रखना। ये धुरवा जनजाति की तरह, ये भी मतलब धुरवा परजा जनजाति की तरह इसकी संस्कृति भी मिलती जुलती है। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसके देवी देवता क्या है, अगर देवी देवता में आता है तो दो लोगों का नाम याद रखना है, एक बूढ़ी माई जिसे बूढ़ी देवी कहते हैं, और दूसरा ठकुरानी माता। ठीक है, तो इसकी देवी देवता में एक है आपका बूढ़ी माई, जिसे बूढ़ी देवी कहते हैं इन लोग। ठीक है, यही बूढ़ी माई है, यही बूढ़ी देवी है। दूसरा है आपका ठकुरानी माता, ये इन देवियों की पूजा करते हैं, बूढ़ी माई या बूढ़ी देवी। तो ये दोनों की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, बूढ़ी देवी की या ठकुरानी माता की। अब अगर तुमको पूछ दे कि इसको लाया कौन था, कौन सा नरेश इसको लेके आया था, अभी बताया हूँ काकतीय नरेश, तो महिपाल देव ने इसे क्यों लाया था, तो पालकी ढोने के लिए, पालकी ढोने हेतु महिपाल देव क्यों लेके आया था, तो इसको पालकी ढोने के लिए लेके आया था। और गदबा क्यों कहते हैं, तो गदबा इसलिए कहते हैं कि ये गोदावरी में क्या करता था, गोदावरी क्षेत्र में निवास करता था। तो गोदावरी में निवास करने के कारण ये क्या कहलाया, तो ये गदबा या गड़ाबा कहलाया। ठीक, लेकिन इसमें याद रखना इनकी संस्कृति किससे मिली जुली है, तो इनकी संस्कृति लगभग ये माना जाता है कि धुरवा लोगों से मिलती है। धुरवा जो जनजाति है, धुरवा प्रजा, उससे इनकी संस्कृति का मेल होता है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात, एक ज़बरदस्त चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि यही जनजाति है, जैसे हम कमार जनजाति में सुने थे कि कमारों में घोड़ों को छूना मतलब अलाउ नहीं है, बोलते हैं ना घोड़े को छूना निषिद्ध, किस जनजाति में, तो कमार में था। ठीक इन द सेम वे कमारों की तरह इस गदबा जनजाति में घोड़ों को छूना पाप मानते हैं। अगर आपके पास अगर आ जाए तो आप इसको गलत मतलब मत करना, केवल कमार नहीं है, ये भी है। तो इसमें घोड़ों को छूना इन लोग क्या मानते हैं, तो पाप मानते हैं, पाप मानते हैं। और किस जनजाति में मानते हैं, तो कमार में तो मानते ही मानते हैं, कमार में मानते ही मानते हैं, इसमें भी घोड़े को छूना पाप मानते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से गदबा को भी समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी जनजाति के बारे में, तो अगरिया के बारे में। अगरिया देखो, जो अगरिया है, ध्यान से देखना, अगरिया बोल देते हैं लेकिन अगरिया अलग चीज़ है, ये एक्चुअल में क्या है, यही अगरिया है। ठीक है, देखिए अगरिया पटेल में आता है ओरिजिनल, और जो जनजाति समाज है वो अगरिया है। ठीक है, अगरिया नहीं है। कहाँ निवास करती है, तो ये मैकल श्रेणी में निवास करती है, मैकल पर्वत पर, मैकल श्रेणी में ये क्या करती है, ये इसका निवास है। ठीक है, किसका, अगरिया का। और इसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, आप लोगों को तो पता है, लोहा गलाने का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है अगरिया का, तो लोहा को गलाती है, लोहा गलाने का कार्य करती है। ठीक है, अगरिया जनजाति, निवास मैकल पर्वत। और ये कौन से देवता का पूजा करते हैं, याद बताओ।
ये ऐसा मानते हैं कि इनके जो देवता होते हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, क्योंकि लोहा ये गलाते हैं, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो इनके जो देवता होते हैं, देवता का निवास किस में है, ये ऐसी धारणा बनाए हैं कि जो जो धधकती भट्टी होती है ना, ये मानते हैं धधकती भट्टी में देवता का निवास होता है। ऐसा मानते हैं। जो लोग लोहा गलाने के लिए जब भट्टी जलाते हैं तो धधकता हुआ पूरा आग का एक लौ जलते रहता है, उसी में धधकता हुआ भट्टी में इनके देवता मानते हैं, ऐसा ये मानते हैं। इसकी दो उपजाति है, एक है पथरिया, ठीक, और दूसरा है आपका देखो पथरिया। इसकी क्या है समझना है आपको। पथरिया एक उपजाति है, लेकिन ये जो पथरिया है ये पहला हो गया। दूसरा में आता है खूटिया उपजाति। तो इसकी दो उपजाति है, पथरिया, ठीक, और खूटिया, है ना। तो दो प्रकार की उपजाति इसकी है। और इनकी जो देवता है, देवता कौन है, इनकी पितृदेव को पूछा था एक बार एग्ज़ाम में कि इनकी पितृदेव मतलब इनके पूर्वज किसकी पूजा करते हैं। पितृदेव का मतलब इनके पूर्वज शुरू से इसको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो लोहा गलाने का काम करते हैं ये, तो ये क्या लोहासुर इनके पितृदेव हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यही समाज है, इसी समुदाय में यह बोला जाता है, याद रखना कि उड़द दाल का विशेष महत्व है। किस जनजाति में, तो इसी में उड़द दाल का क्या है, इसमें विशेष महत्व है, ऐसा माना जाता है अगरिया में। तो इतना अगरिया का आप देखो, याद रखना। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इनका जो चूल्हा होता है वो अंग्रेजी के ऐसे यू शेप का होता है इनका चूल्हा। तो उसमें कभी कभी इनके चूल्हा में क्या है, एक मुंह इधर होता है, एक मुंह इधर होता है, और उसे चूल्हे में बीच में कोयले भर भर के इन लोग उससे दहकाते हैं अपना भट्टी। तो ये अगरिया के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। कितना मिनट हो गया? तुम लोग बोलते हो कि सर ज़्यादा हो जाता है क्लास, बोलते हो 27 मिनट हुआ है, ज़्यादा थोड़ी हुआ है। चलो ठीक है, अगला लेक्चर एक दूसरे वीडियो में।